हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? बताओ मेरे हाथ में क्या है? देखो देखो देखो, अच्छे से देख लो। क्या दिखा? लेज है। क्या ये लेज मैं आप लोगों को खिलाने वाला हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस लेज के सहायता से मैं आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन, वन शॉट में इस पूरे प्रोडक्शन फंक्शन के चैप्टर को मैं आप लोगों को डिटेल्ड में अच्छा से समझाने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ लेज। इस लेज का सहायता से, और इसके बाद इस चैप्टर का एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आपको इतना अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आप उसको लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। कोशिश कर लोगे भूलने का, फिर भी भूलने वाले नहीं हो। तो चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट से हम लोग जो है इस पूरे के पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट का झारखंड बोर्ड बिहार बोर्ड का इकोनॉमिक्स सेम है। हम इकोनॉमिक्स हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहे हैं, जिसमें 30 दिनों के अंदर हम लोग वन शॉर्ट वीडियो लाएंगे, और ये 30 वीडियोज में हम लोग पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को खत्म कर देंगे, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में जीरो से मास्टर तक बन जाएंगे। इसीलिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दो, और अपने सभी दोस्तों के बीच आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट तक वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो और मैक्रो का तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर सके। तो जेलिस नहीं होना है, बुरा नहीं मानना है, आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक और कमेंट भी करना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है हम लोगों का, क्या नाम है हम लोगों का? प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें रिटर्न ऑफ ए फैक्टर यानी पैमाने का प्रतिफल यानी कि साधन का प्रतिफल का नियम, एंड रिटर्न ऑफ स्केल यानी पैमाने के प्रतिफल का नियम को सीखेंगे। हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम लोगों को जानना है वो ये इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्शन। लेकिन मैं कहता हूं प्रोडक्शन से पहले आपको एक और चीज को जानना है। मेरे हाथ में ये क्या दिख रहा है? लेज। पता है ये लेज एक तरीके का प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। हम ये कपड़ा पहने हैं, ये कपड़ा भी एक प्रोडक्ट है। हम ये माइक लगाए हैं, देखो ये माइक भी एक प्रोडक्ट है। इसके बाद आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो भी एक प्रोडक्ट है। आपने जो अभी कपड़ा पहन रखा है वो भी एक प्रोडक्ट है। आपके घर में जो लाइट्स है वो भी एक प्रोडक्ट है। आपके घर में जितने भी बर्तन है वो भी एक प्रोडक्ट है। इवन यहां तक कि आपके घर में जो भी चीज है वो सारा का सारा चीज कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा। तो सर ये प्रोडक्ट क्या होता है? तो प्रोडक्ट मतलब होता है कोई भी ऐसा फिजिकल चीज जिसको हम लोग यूज करते हैं, और यूज करने के बाद हम लोगों का जो भी डिजायर है, जो भी वांट्स है, पूरा होता है। उन सारे फिजिकल चीजों को, सारे फिजिकल रिसोर्सेस को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक? जो भी पर्सन इन प्रोडक्ट को बनाता है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। जैसे जो इस लेज को बनाया होगा वो उस लेज का प्रोड्यूसर होगा, जो इस कपड़े को बनाया होगा इस कपड़े का प्रोड्यूसर होगा। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो उस मोबाइल फोन को बनाया होगा वो उसका प्रोड्यूसर होगा। समझ में आया? प्रोडक्ट मतलब होता है कोई फिजिकल चीज, प्रोड्यूसर मतलब जो पर्सन इन चीजों को बना रहा है वो होता है प्रोड्यूसर, ठीक? अब सर ये प्रोडक्शन क्या होता है गुरुजी? प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है ताकि उसको ह्यूमन नीड्स के लिए यानी उसको यूजेबल बनाया जा सके। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज को प्रोडक्ट करने का प्रोसेस प्रोडक्शन होता है। आया समझ में? अब ध्यान से मेरा बातों को समझना। ये मेरे पास चिप्स है। क्या है? चिप्स है। लेज क्या से बना होगा? आलू से बना है। इसके अंदर जो चिप्स होगा वो आलू होगा। तो इसको जब हम लोग चिप्स बनाए होंगे तो वो चिप्स कैसे बना होगा? सबसे पहले, और ये पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए ना आप अपने आप को प्रोड्यूसर समझोगे। अपने आप को क्या समझोगे? प्रोड्यूसर। हम भी अपने आप को प्रोड्यूसर समझेंगे, और ये पूरा चैप्टर हम लोग प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। अब मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग है ये लेज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लेज। अब देखो जब इस लेज को बना रहे हैं तो डायरेक्ट तो ये लेज नहीं बना होगा, ये प्रोडक्ट डायरेक्ट तो नहीं बना होगा। हम पहले आलू लाए होंगे, उसको धोए होंगे, साफ किए होंगे, आलू को पतला 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 मशीनों में काटे होंगे, उसके बाद उसको सुखाए होंगे, सुखाने के बाद उसमें मसाला हो गया, नमक हो गया डाले होंगे, तेल में तले होंगे, फिर चिप्स बनकर रेडी हुआ। फिर ये प्लास्टिक बनाए होंगे, कवर बनाए होंगे, फिर इसके बाद क्या किए होंगे, उसमें लेबलिंग करके ये सारा चीज डाले, और डाल करके फाइनली इसको बंद कर दिए। अब मेरा प्रोडक्ट हो गया रेडी। बताओ इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना लंबा प्रोसेस हमको करना पड़ा, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मेरे लिए कहलाता है प्रोडक्शन। क्लियर बात है सर जी? प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्ट मतलब ये गुड्स है, और हम इसको बना रहे हैं तो हम प्रोड्यूसर हैं, आप भी प्रोड्यूसर हो। आया बात समझ में मेरा? ठीक, अभी इतना समझो सिर्फ। व्हाट इज प्रोडक्शन?
द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए कमोडिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस प्रोडक्शन कहलाता है। थ्रू दिस गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, और इसके तहत गुड्स एंड सर्विसेज को यूजफुल बनाया जाता है। इंक्रीज और क्रिएट यूटिलिटी इन एनी गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन, यानी किसी भी गुड्स को यूजेबल बनाना, क्रिएटिव करना, यही कहलाता है प्रोडक्शन। अब देखो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं थॉमसन, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा प्रोडक्शन इज बेस्ट डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वैल्यू। किसी भी गुड्स में वैल्यू ऐड करना प्रोडक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू एली ने क्या कहा, ए प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्मिथ, हमारे स्मिथ भाई साहब भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, उन्होंने कहा प्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन गुड्स, यानी प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके रिगार्डिंग गुड्स में यूटिलिटी लाया जाता है, यानी गुड्स को यूजफुल बनाया जाता है। अगर हम आपको आलू ला के दे, एकदम खेत से निकाले आलू और बोलते हैं खाओ, आप नहीं खाओगे। लेकिन जब उसी आलू को मस्त एकदम धो धा करके साफ किए और साफ करने के बाद मस्त उसको काट उट करके लेज बना के दे रहे हैं, बिल्कुल खाओगे। समझ में आ रहा है, आलू नहीं खाएं, लेकिन जब आलू से चिप्स बना तो चिप्स को आप डेफिनेटली खाओगे। तो गुड्स को यूजफुल बनाया गया, गुड्स को यूटिलाइजेबल बनाया गया। ठीक है, यही होता है मेरा यूटिलिटी का मतलब। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और इसमें पहले समझना है। मान लो कोई भी गुड्स हम लोग बनाए, मान लो ये लेज बनाए, तो इस लेज को बनाने में कुछ ना कुछ रिसोर्सेस का जरूरत पड़ा होगा या नहीं? बिल्कुल पड़ा होगा। क्या लगता है, बिना किसी संसाधनों का, बिना किसी रिसोर्सेस का, बिना किसी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या ये बना होगा? नहीं। अगर हमको ये लेज बनाना था तो हमको किन किन चीजों का जरूरत होगा? सबसे पहले तो हमको पूंजी, कैपिटल चाहिए। दूसरा रॉ मटेरियल, मतलब इसके लिए माल चाहिए, आलू चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। ये सारा चीज लगाएंगे, कहीं ना कहीं कारखाना लगाएंगे, तब ना भाई किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे। क्या बिना कारखाना लगाए हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो हमको बहुत सारा चीजों का जरूरत पड़ेगा, बिना इन चीजों का हम प्रोडक्शन कर नहीं सकते हैं। यानी हम ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मेरा प्रोडक्शन को अगर हम आउटपुट मानते हैं, इस प्रोडक्शन को अगर हम आउटपुट मानते हैं, क्या मानते हैं? आउटपुट। तो जाहिर सी बात है, ये अगर मेरा फैक्ट्री है तो हम किसी ना किसी चीज को इसमें इनपुट किए होंगे, यहां ये प्रोसेस हुआ होगा, तब जाके ये आउटपुट मेरा प्रोडक्ट बन के निकला है। तो ये जितना भी हम इनपुट लगा रहे हैं, जो भी सामान हम लगा रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, इन सबको बोला जाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है? याद रखना, इन सबको क्या बोला जाता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चीज लगा रहे हैं वो मेरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। पहले इसको थोड़ा सा समझ लो, फिर बाकी ये सब तो अभी बताएंगे हम। पहले हम लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जानते हैं। ए देखो यही चीज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलो, या इसी को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसी को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चीजों का जरूरत पड़ता है उन चीजों को बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना, बिना इन चीजों का हेल्प का हम प्रोडक्शन कभी भी नहीं कर सकते हैं। आप हमको खुद बताओ गुरुजी, अगर आपको रोटी बनाना है, सपोज कर लो आप लोग लड़की लोग हैं, लड़की लोग थोड़ा जल्दी रिलेट कर लेगी। सपोज कर लो आपको रोटी बनाना है, रोटी आपका आउटपुट होगा, रोटी आपका प्रोडक्ट होगा, लेकिन रोटी बनाने के लिए भी तो बहुत सारा चीज का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले आपको आटा चाहिए, पानी चाहिए, चूल्हा चाहिए, ठीक है, इसके बाद तावा चाहिए, बेलन चाहिए, ये सारा चीज का जरूरत होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप खुद भी तो चाहिए। आप नहीं रहिएगा तो अपने आप रोटी बन जाएगा क्या? आप अपने आप आटा गूंदा के लाई बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये सारा चीज को करने के लिए श्रमिक भी तो चाहिए, लेबर भी तो चाहिए, आप भी तो चाहिए। क्या इन सारे चीजों के बिना क्या आपका रोटी बन जाएगा? नहीं बनेगा। वैसे ही अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो भाई इनपुट तो चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा, बिल्डिंग चाहिए होगा, आपका वाटर, गैस, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज चाहिए होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दोज एलिमेंट्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन में जो भी चीज मदद करता है वही कहलाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसी को हम लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। और बेसिकली ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दो तरीके का होता है। एक होता है फिक्स्ड फैक्टर्स जिसको फिक्स्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, और दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर्स जिसको हम लोग वेरिएबल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे।
अब फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। अब ध्यान से समझना फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है। देखो फिक्स्ड फैक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग जो भी चीज का यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट अनचेंजेबल होगा, वो इनपुट फिक्स्ड होगा। प्रोडक्शन बढ़ रहा है चाहे प्रोडक्शन को घटा रहे हैं या चाहे प्रोडक्शन कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है, मतलब ये इतना का इतना ही लगेगा, इसमें हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे सपोज कर लो अगर हमको इस लेस का प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो लेस का प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा। जैसे मेरा मान लो लैंड है, बिल्डिंग है, मेरा क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, कोई मशीन है, और जिस जगह पे हम घर लिए हैं उस जगह का किराया है, रेंट है, ये सारा चीज फिक्स्ड है। देखो अगर प्रोडक्शन मेरा बढ़ेगा, लेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इससे मेरा बिल्डिंग नहीं बढ़ेगा, लेज का प्रोडक्शन घटेगा तो इससे मेरा बिल्डिंग नहीं घटेगा। लेज का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इससे हमको लैंड बढ़ाने का जरूरत नहीं है, लेज का प्रोडक्शन घटाना है तो इससे मेरा लैंड छोटा नहीं होगा। तो ये सारा चीज मेरा कहलाता है फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा होता है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब होता है चेंजेबल, जो डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इन इनपुट्स को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन घटाना है तो इन इनपुट्स को कम करेंगे। हम आपको पूछ रहे हैं ना, हमको एक बात हमको बताओ एकदम वेरी सिंपल। अगर कोई लड़की रोटी बना रही है, क्या बना रही है, रोटी, ठीक। और मान लो कि रोटी बनाते समय में उसको ज्यादा रोटी बनाना है, सपोज कर लो वो पहले बनाती थी 10 पीस रोटी, अब उसको बनाना है 20 पीस रोटी। तो 20 पीस रोटी बनाने के लिए उसको किन किन चीजों को बढ़ाना होगा। 20 पीस रोटी अगर उसको बढ़ाना है तो सबसे पहले बात उसको आटा को बढ़ाना होगा। इसको बढ़ाना होगा आटा। पहले अगर वो इतना आटा लेती थी और उसमें 10 रोटी बनता था और 20 रोटी बनाना है तो इतना आटा लेना होगा, आटा बढ़ाना है। देखो आटा बढ़ाएंगे और बाकी जितना भी रोटी बनाने का चीज था, जैसे रोटी बनाने के लिए जो चूल्हा था, क्या चूल्हा को भी बढ़ा देंगे। एक सिलेंडर में रोटी बनाते थे तो क्या 2 सिलेंडर लेंगे, नहीं भाई। एक तावा में रोटी बनाते थे तो क्या आप 2 तावा लेंगे। एक बेलन चौकी था तो क्या आप 20 रोटी बनाना है तो क्या 2 बेलन चौकी लाएंगे, नहीं लाएंगे। पहले आप अकेले बनाते थे, अभी 20 रोटी बनाना है तो क्या 2-3 आदमी को और लेके आओगे, नहीं लाओगे। अल्टीमेटली आप ही बनाओगे, उतना ही सामान में बनाओगे। ना तो आप चूल्हा बढ़ाओगे, ना तो आप बर्तन बढ़ाओगे, ना तो आप तावा बढ़ाओगे, ना तो आप बेलन बढ़ाओगे। बढ़ा क्या रहे हो, आटा बढ़ा रहे हो, आटा और पानी बढ़ाओगे, आटा बढ़ा रहे हो। तो ये जो चीज, क्योंकि रोटी बढ़ रहा है इसके लिए आपको आटा बढ़ाना होगा। तो आटा होता है वेरिएबल प्रोडक्ट यानी वेरिएबल फैक्टर। और इसके अलावे जो भी बाकी चीज है, जैसे कि चूल्हा हो गया, तावा हो गया, बेलन चौकी हो गया, आप खुद हो गए, बर्तन हो गया, ये सब कहलाता है फिक्स्ड वेरिएबल, क्या सॉरी ये कहलाता है फिक्स्ड फैक्टर्स यानी फिक्स्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। है ना कितना इजी। वेरिएबल जिसको चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड मतलब जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं गुरुजी, ठीक। वही चीज देखो यहां बोल रहा है, फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज विच आर यूज्ड informally at every stage of production. If production is increases or falling or even production becomes zero, it will be constant. अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है या प्रोडक्शन घट रहा है या प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये चीज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सच एज लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, रेंट हो गया, एटसेट्रा। वेरिएबल फैक्टर यानी वेरिएबल मींस ऑफ प्रोडक्शन मतलब वेरिएबल फैक्टर्स मींस विच कीप चेंजिंग अलोंग विद द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन घटेगा वैसे वैसे ये घटते जाएगा। जहां प्रोडक्शन जीरो हो गया वहां वेरिएबल फैक्टर भी जीरो हो जाएगा। आया समझ में। अगर आपको रोटी बनाना ही नहीं है तो आटा बेलना ही नहीं, आटा को गूंथना ही नहीं, आटा जीरो हो जाएगा। आया समझ में। चलो अब समझ में आ गया मेरा ये बात, ठीक। क्योंकि याद रखना बिना इन चीजों का हेल्प से किसी भी चीज का प्रोडक्शन किया नहीं जा सकता है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमको अभी आप लोगों को बताना था। प्रोडक्शन पढ़ लिए अब तो हम लोग, अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। तो याद रखना बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होगा टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट, दूसरा होगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और तीसरा होगा आपका एवरेज प्रोडक्ट। अच्छा टोटल, मार्जिनल, एवरेज कुछ याद आ रहा है, यूटिलिटी वाला याद आ रहा है, पढ़ाए थे ना, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कुछ याद आ रहा है, वही चीज है, मीनिंग वही है। बस वहां क्या पढ़े थे, टोटल यूटिलिटी, यहां पढ़ रहे हैं टोटल प्रोडक्ट, वहां पढ़े थे मार्जिनल यूटिलिटी, यहां पढ़ रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। हर चीज वही है, मीनिंग वही है, बस लास्ट का चीज बदल रहा है। सब लास्ट का चीज बदलेगा, बाकी सब यही रहेगा, ठीक। अब चलो इन सबको हम लोग पहले जानते हैं। टोटल के बारे में तो पहले हम लोग पढ़े हैं।
टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट बोलो या टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन का मतलब सिंपल है कि हम लोग जितना भी सामान बनाए हैं वो सब हम लोगों का उन सब तो सामान को सम कर देंगे, टोटल जोड़ देंगे, टोटल प्रोडक्ट। अगर आप 10 रोटी बनाए तो 10 रोटी टोटल प्रोडक्ट है। अगर आप 20 रोटी बनाए तो 20 रोटी टोटल प्रोडक्ट है। अगर हम ये लेज बनाए, ये 5 गो लेज बनाए हैं, कितना गो लेज? 5 गो। गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 गो लेज बनाए तो ये 5 गो लेज मेरा क्या है? टोटल प्रोडक्ट है। हम जितना भी सामान बनाते हैं उन सारे प्रोडक्ट का सम टोटल प्रोडक्ट होता है। देखो वही बोल रहा है, टोटल प्रोडक्ट रेफर टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एट ए गिवन टाइम। एक निश्चित समय में जितना भी टोटल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं वही होता है मेरा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्शन इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोड्यूसर यूजिंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एट ए गिवन टाइम। जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन करने का जितना भी इनपुट्स है, अभी हम लोग समझे ना प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीजों का यूज करते हैं, उनको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इन सब का हेल्प से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किए हैं वो मेरा टोटल प्रोडक्शन होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज प्रोडक्ट बाय यूनिट्स ऑफ गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ये एक फॉर्मूला के तहत बोल रहे हैं कि जब कभी भी हम लोग एवरेज प्रोडक्ट को किससे, एवरेज प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल क्वांटिटी से, तो हम लोगों को टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट निकाल करके आ जाता है। देखो यही फॉर्मूला बता रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू एल। एल का मतलब होता है क्वांटिटी यानी ये वेरिएबल प्रोडक्ट, जो भी चेंजेबल प्रोडक्ट होता है वो। एक और फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट का, हम लोग पढ़े थे, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू साइमेंशन यानी सिग्मा ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। याद है टोटल यूटिलिटी वाला क्या सिखाए थे आप लोगों को? टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाए थे? नहीं, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये देखो अब यूटिलिटी हट गया, अब उसी के जगह लगा टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू साइमेंशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। है वही चीज, बस लास्ट का चीज बदल रहा है। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग करते हैं, जैसे मान लो हम एक टेबल के थ्रू समझा रहे हैं। किसके थ्रू समझा रहे हैं? एक टेबल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो टेबल है, यहाँ पे फैक्टर ए यानी प्रोडक्शन करने का एक फैक्टर है, ए ले लिए और ए में लिए हैं लैंड। और लैंड क्या होता है? फिक्स्ड या वेरिएबल। सर लैंड को तो बदल नहीं सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो लैंड भी बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्शन घटा रहे हैं तो लैंड भी घटाएंगे। सर लैंड तो कांस्टेंट है, सर लैंड तो स्टैटिक है, लैंड जो है वो तो आपका फिक्स्ड है, तो लैंड हो गया फिक्स्ड फैक्टर। और फैक्टर बी पे लिए हैं लेबर। लेबर मतलब एल, हम अगर आगे कहीं भी एल लिखेंगे तो समझ जाना वो लेबर होगा। फैक्टर बी में लिए हैं लेबर, और जो लेबर क्या है? वेरिएबल। अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर्स को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन कम करना है तो लेबर को कम कर देंगे। देखो लैंड कांस्टेंट है, 1 2 1 1 1 1 1 1 1 कांस्टेंट। और देखो प्रोडक्शन का दूसरा फैक्टर जो है आपका लेबर, वो बढ़ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एक एक बढ़ते गया। यहां पे हम अपने मन से टोटल प्रोडक्ट ले लिए, आपको जो मन करता टोटल प्रोडक्ट लेने का ले लेते, बस इतना याद रखना। जैसे जैसे एक फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे वैसा वैसा टोटल प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा। देखो टोटल प्रोडक्शन था 0 0 से 40 90 130 160 180 180 160, रेंडमली माने हैं। आपको इसके जगह जो चीज को मानना है मान लेना, 0 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, जो मानना है मान लेना ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों का होता है टोटल प्रोडक्ट। बस अब हम लोग आगे जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें इसी टेबल के हेल्प से बाकी चीजों को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है बताओ? तो हम हमेशा ये यूटिलिटी वाला चैप्टर पे यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हम क्या सिखाए थे आप लोगों को? मार्जिनल का मतलब क्या बताए थे? याद है किसी को? मार्जिनल का मतलब हम हमेशा बताए थे 1 एडिशन होता है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? 1 एडिशन यानी कि 1 एक्स्ट्रा। सिंपल सा बात है, जब कभी भी हम लोग कोई एक्स्ट्रा गुड्स को प्रोडक्शन करेंगे तो एक्स्ट्रा गुड्स का प्रोडक्शन करने की वजह से टोटल प्रोडक्शन में जो चेंजेस आएगा वही कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल का मतलब होता है 1 एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किए हैं, एक एक्स्ट्रा गुड्स के प्रोडक्शन करने की वजह से टोटल प्रोडक्शन में जो चेंजेस आ रहा है उसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। जैसे हम लोग पहले ये 5 लेस का पैकेट बनाते थे, आज हम लोग 6 लेस का पैकेट बनाए। पहले 5 बनाते थे, अब 6 लेस का पैकेट बनाए, तो 5 से 6 हो गया। तो बताओ कितना प्रोडक्शन बढ़ा? एक प्रोडक्शन, तो एक कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले हम लोग 10 रोटी बनाते थे,
आज हम लोग 15 रोटी बनाए, तो बताओ कितना रोटी बढ़ गया? 5 रोटी। तो ये 5 रोटी कहलाएगा हम लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर है? आया मेरा बात समझ में? सपोज कर लो हम लोग कोई भी कपड़ा, एक कंपनी था, सपोज कर लो मोबाइल बनाता था, पहले मोबाइल बनाता था, सपोज कर लो 10,000 पीस मोबाइल बनाता था, आज वो 15,000 पीस मोबाइल बनाया, तो बताओ कितना मोबाइल बढ़ गया? 5,000 मोबाइल बढ़ गया। तो ये 5,000 कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा। क्लियर है? देखिए वही चीज बोल रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू अप्लाइंग वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। फॉर्मूला क्या बताए थे? फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स एन माइनस टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग पहले भी सीखे थे यूटिलिटी वाला चैप्टर पे। और दूसरा फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, देखो मार्जिनल, दूसरा फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन, एल का मतलब बताएं लेबर, लेबर मतलब होता है वेरिएबल मीन्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यानी कि इसका मतलब समझाए हैं, एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ, ट्रेंगल टीपी मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, ट्रेंगल एल का मतलब चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, डिवाइड कर देंगे मार्जिनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। देखो इसी को एक फॉर्मूला के तहत अभी हम लोग सोल्व करते हैं। इससे पहले अभी टोटल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला एक टेबल बनाए थे, देखो वही टेबल है यहाँ पे, है ना। यहाँ फैक्टर ए में लैंड ले लिए जो फिक्स्ड है, फैक्टर बी में लैंड ले लिए जो मेरा वेरिएबल है, लैंड देखो फिक्स्ड है, इसको नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वेरिएबल लेबर, उसको देखो बढ़ा रहे हैं, लेबर को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखो टोटल प्रोडक्ट वही है मार्जिनल प्रोडक्ट, तो बताओ ना मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला बताए थे? मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस 1। देखो चेंज जितना आया है, पहले देखो टोटल प्रोडक्ट 0 था तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी 0 होगा। अब देखो ये 0 से कितना हो गया? 40, तो बताओ कितना चेंज हो गया? 0 से 40 हो गया तो सर 40 बढ़ गया, तो यही 40 कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखो ये 40 से कितना हो गया? 90, तो कितना बढ़ गया? 50 बढ़ गया, तो 50 होगा मार्जिनल प्रोडक्ट। 90 से 100 हो गया, कितना बढ़ गया? 40 बढ़ गया, तो 40 होगा हम लोगों का क्या? मार्जिनल प्रोडक्ट। 130 से 160 हो गया तो 30 बढ़ गया, 30 मार्जिनल प्रोडक्ट। 160 से 180 हो गया, 20 बढ़ गया, 20 मार्जिनल प्रोडक्ट। 180 से 180 ही रहा, 0 हो गया। 180 से देखो घट गया, घट के हो गया 160, यानी घट गया कितना? 20 बढ़ गया। यही कहलाता है मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा, या तो एक एक्स्ट्रा होने की वजह से, या तो फिर मार्जिन टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है या टोटल प्रोडक्ट घट रहा है। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, अरे नहीं भाई, मार्जिनल प्रोडक्ट घटेगा भी, बिल्कुल घटेगा, काहे नहीं घटेगा? क्वांटिटी में चेंज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट घटेगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? देखो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है पर यूनिट प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है पर यूनिट प्रोडक्शन, पर यूनिट प्रोडक्शन। जितना चीज हम लोग बनाए हैं, जितना चीज का प्रोडक्शन किए, वही हम लोगों का कहलाता है आपका एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकलता है? तो एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू, ये जो टोटल प्रोडक्शन होता है इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं एल से। एल का मतलब है वेरिएबल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड कर देते हैं। वही बोला, एवरेज प्रोडक्शन इज द अमाउंट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्शन टी क्यू बाय वेरिएबल फैक्टर एल। एवरेज प्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड पर यूनिट प्रोडक्शन। देखो यही समझा रहे थे, एवरेज प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? पर यूनिट प्रोडक्शन। फॉर्मूला एवरेज प्रोडक्शन यानी एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एल। एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्शन, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट्स, एल का मतलब यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, यानी ऐसा फैक्टर जिसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि लेबर। आया समझ में? जैसे अगर हम आपको बोले कि सपोज कर लो हम लोग जो है वो टोटल, सपोज 500 टोटल प्रोडक्शन था मेरा, 5000 टोटल प्रोडक्शन था, और वेरिएबल आउटपुट मेरा जो था वो 100 था। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो निकल करके आएगा 50, यही 50 कहलाएगा पर यूनिट प्रोडक्शन, पर यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, चलो हो गया। अब इसी चीज को हम लोग टेबल के हेल्प से बना सकते हैं। देखो वही सेम टेबल है, अब इसी सेम टेबल का हेल्प से हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एल। तो बताओ यहाँ पे एल का मतलब, ये देखो लेबर, ये जो वेरिएबल है ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो नहीं होगा, वेरिएबल से होगा। तो बताओ ये 40 है,
40 को डिवाइड कर दो 1 से तो 40 का 40 निकल जाएगा। 90 है, 90 को डिवाइड कर दो 2 से, 90 है ना, 90 है ना भाई, टोटल प्रोडक्ट 90 है। और यहाँ पे मेरा एल कितना है, 2 है, डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा हम लोगों का 45। इसके बाद ये देखो 130 है, 130 को डिवाइड करेंगे 3 से, 130 को डिवाइड करेंगे 3 से तो बताओ 3 चौके 12 कट जाएगा एक बार में, 3 तिहाई 9.33, 43.33 आते जाएगा। 160 को डिवाइड कर दो यहाँ पे 4 से, पॉइंट यू लेबर 4 है, 160 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो 4 चौके 16, 40 बार में कट जाएगा। 180 को डिवाइड कर दो 5 से, 180 को डिवाइड कर दो 6 से और 116 को डिवाइड कर दो 7 से, ये चीज निकल करके आ जाएगा। इसको आप लोग पूरा वैसे ही डिवाइड करके निकाल लेना और इस पूरे का आंसर हमको नीचे में कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। आप लोग बहुत केयरलेस हो, हम जितना भी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, जो भी आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोग ना तो ढंग से पढ़ते हो ना ही तो मेरा कोई बात आप लोग सुनते हो। इसका आंसर हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, इसका पूरा पूरा का आंसर एपी का। अगर कमेंट आएगा तब हम आने वाले क्लासेस में लेक्चर वीडियो इकोनॉमिक्स का प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो झूठ मूठ का हमको आप लोगों के पीछे इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। अगर पढ़ ही नहीं रहे हो तो बेकार का हम मेहनत नहीं करेंगे, फिर वही होगा एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म नहीं होगा। और इकोनॉमिक्स आपको पता है ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का लेवल पहले जो यहां था यहां पहुंच चुका है इकोनॉमिक्स का लेवल। अगर देखो झारखंड बोर्ड का इकोनॉमिक्स पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। पहले का जैसे अब जेक बोर्ड में इकोनॉमिक्स नहीं रहा, झारखंड बोर्ड में अब इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, फिर चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो फिर चाहे वो सब्जेक्टिव हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को यह काम करना है कि कभी भी आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ो तो इसकी इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट हो गए, उसके टॉपिक्स हो गए, हर चीज को अच्छे से क्लियर करके पढ़ो, नहीं तो फिर इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं होने वाला है। 3-4 क्वेश्चन अगर रट्टा मार के चलोगे तो एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछेगा आपको कुछ ही पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए इकोनॉमिक्स में मेहनत करो, शुरू से ही अच्छा से पढ़ो इकोनॉमिक्स। शुरू से पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में कोई हार्ड नहीं है, लेकिन वही बात है नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे। देखो एक चीज इसको याद रखना, अभी एक चीज बताते हैं, एवरेज प्रोडक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एवरेज प्रोडक्शन इज नेवर जीरो और नेगेटिव। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जो एवरेज प्रोडक्ट होता है वो ना तो नेगेटिव होता है, मतलब एवरेज प्रोडक्ट ना तो माइनस में आएगा और ना ही एवरेज प्रोडक्ट जीरो होगा। हाँ, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है मेरा, ये मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस में भी जा सकता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज प्रोडक्ट होता है मेरा वो ना तो कभी माइनस होगा और ना तो कभी जीरो होगा। आप ट्राई करके देख लो। देखो अभी भी यहां जो हम लोग ट्राई करेंगे, यहां भी देखो यहां ट्राई करते हैं, ये हम लोगों का टेबल है, लेबर्स दे दिया, एल लिखे हैं, फिक्स लेबर नहीं है वेरिएबल लेबर है, ठीक है, एल जो चेंज होते रहेगा। यहाँ टोटल प्रोडक्ट टीपी है, ठीक, और इसको देख के मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी और एवरेज प्रोडक्ट एपी निकालना है। तो पहले मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हैं। मार्जिनल मतलब क्या बताए थे, एक्स्ट्रा, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा। तो बताओ यहाँ टोटल प्रोडक्ट कितना है 25, तो यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट भी 25 होगा। फिर देखो ये 25 से बढ़ के कितना हो गया, 25 से बढ़ के हो गया 45, तो कितना बढ़ गया, 25 से 45 बढ़ा तो कितना हो गया, 15 बढ़ गया, नहीं 20 बढ़ा तो 20 होगा मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर ये 45 से बढ़ के 60 हो गया, 15 बढ़ गया मार्जिनल प्रोडक्ट। 60 से 70 हो गया तो 10 बढ़ गया, 70 से 75 हो गया तो देखो 5 बढ़ गया, 75 से 75 हुआ तो देखो 0 हो गया, 75 से घट के -70 हो गया तो -5 बढ़ गया, -70 से 60 हो गया तो ये घट के -10 हो गया। देखो हुआ ना, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 भी हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस में भी चला गया। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज का मतलब क्या बताते हैं, एवरेज इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एल। तो देखो टोटल प्रोडक्ट 25 है, टोटल प्रोडक्ट 25 है, चलो 25 को डिवाइड करो यहाँ कितना से, 1 से, तो 25 का 25 होगा। ये देखो 45 है, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लोग का 22.5। ये देखो ये कितना है, 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो ये हो जाएगा 20। इसके बाद 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे 70 को, यहाँ लिखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 75 को, यहां लिखेंगे। इन सबको डिवाइड कर करके यहां हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, एवरेज प्रोडक्ट हम लोग का निकल करके आ जाएगा। क्लियर है, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी माइनस में नहीं आएगा, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा, बाकी मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक और टेबल वाला क्वेश्चन का हेल्प से हम लोग इसको निकालते हैं। एक और टेबल वाला क्वेश्चन लो, लेबर दे दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वेरिएबल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चेंज हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट दे दिए, अब मार्जिनल प्रोडक्ट का हेल्प से टोटल प्रोडक्ट निकालो।
अब बताओ टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट के हेल्प से टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो क्या नहीं बताए थे टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू साइमेंशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट का टोटल ही ना होता है। तो बताओ यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट 10 है तो टोटल प्रोडक्ट भी स्टार्टिंग में 10 होगा। अब देखो 10 ऑलरेडी है और ये 10 से कितना बढ़ गया 8, तो 10 और प्लस 8 तो ये हो गया 18, 18 और ये 6 तो ये हो गया हम लोगों का 24, 24 और 4 ये हम लोगों का हो गया 30, 30 और 2 ये हो गया 32, 32 और 0 ये हो गया 0, एक ये हो गया हम लोगों का 32, 32। अब बताओ 32 से -2 घट गया तो ये हो गया 30 और 30 से फिर हो गया -4 घट गया तो ये हो गया हम लोगों का 26। क्या निकल गया? टोटल प्रोडक्ट। अब क्या टोटल प्रोडक्ट के हेल्प से एवरेज प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं? फॉर्मूला होता है ना, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एल। तो टोटल प्रोडक्ट 10 है, 10 को 1 से डिवाइड करो तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। टोटल प्रोडक्ट 18 है, 18 को 2 से डिवाइड करो तो ये हम लोगों का 9 आएगा। इसके बाद 24 है, 24 को 3 से डिवाइड करो, 8 तिया 24, 8 आएगा। 1 मिनट, 9 होगा ना, 9 होगा, 8 तिया 24 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे 30 को तो ये मेरा हो जाएगा आपका, 4 से डिवाइड करेंगे 30 को ना, 7 चौके 28, 4 पचे 20 हो गया। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे 32 को, यहां लिखेंगे 32 को 6 से, 30 को 7 से और 26 को 8 से डिवाइड कर करके एवरेज प्रोडक्ट निकाल देंगे। क्लियर है? निकल जाएगा, है ना सिंपल। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट, ये तो हम लोग पढ़ लिए ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने का जो भी इनपुट हम लोग यूज करते हैं उन सारे इनपुट्स को बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दो तरीके का हो सकता है ये, एक होगा फिक्स्ड जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, रेंट, ये सब फिक्स्ड है, और दूसरा होता है वेरिएबल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी वेरिएबल फैक्टर, जो प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ते घटते रहता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इन इनपुट्स को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन घटाना है तो इन इनपुट्स को कम करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में तो हम लोग यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं। अब हम लोग इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। भाई साहब ध्यान से समझना, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है हम एक बार में समझा दे रहे हैं। किसी भी गुड्स को जो हम लोग बना रहे हैं, सपोज कर लो किसी भी गुड्स को हम नाम दे दिए आउटपुट, ये कोई भी हम लोगों का गुड्स है, आउटपुट बोलो या हम लोगों का ये प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है हम लोगों का। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को बनाने में कुछ ना कुछ फैक्टर्स का तो यूज किए होंगे ना, कुछ ना कुछ फैक्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सर बिल्कुल बोलते हैं। तो याद रखना, ये जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है हम लोगों का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये जो आउटपुट यानी प्रोडक्शन निकल करके आया है, इन दोनों के बीच फंक्शनल रिलेशन को, इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन? फंक्शनल रिलेशन को ही प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है। यानी इनपुट और जो आउटपुट प्रोडक्शन हो रहा है हम लोगों का, उसके बीच फंक्शनल रिलेशन को, कौन सा रिलेशन? फंक्शनल रिलेशन को ही प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर फंक्शनल रिलेशन है क्या सर? देखो फिर से एग्जांपल में, वो रोटी बनाने वाला एग्जांपल में हुआ क्या था, जब हम लोग रोटी बना रहे थे तो रोटी बनाने के लिए किन किन चीजों का यूज कर रहे थे? रोटी बनाने के लिए सर आटा चाहिए, पानी चाहिए, बर्तन चाहिए, बेलन चाहिए, चौकी चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ सर तावा चाहिए, तवा के साथ साथ सर चूल्हा चाहिए, गैस चाहिए, ये सारा चीज चाहिए। तो यही सारा चीज को बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इन सारे चीज का हेल्प से जो रोटी बन रहा है वो प्रोडक्ट। तो ये जितना भी चीज है इनपुट और ये जो रोटी बना आउटपुट, इन लोग के बीच रिलेशन, इन लोगों के बीच रिलेशन, इन लोगों के बीच रिलेशन को ही प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। सर ये रिलेशन हमको क्या बताएगा? ये रिलेशन हमको कोई मनी का रिलेशन नहीं बताएगा कि सर इसका कॉस्ट कितना, इसका कॉस्ट नहीं, ये बताएगा हम लोग का टेक्निकल चीजों को। जैसे अगर हमको रोटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमको किन किन इनपुट्स को बढ़ाना होगा, यानी इनपुट्स के बढ़ाने से आउटपुट कितना बढ़ सकता है और इनपुट्स के घटने से आउटपुट कितना घटेगा, ये रिलेशन हमको बताता है प्रोडक्शन फंक्शन। बस प्रोडक्शन फंक्शन हमको यही बताने में मदद करता है कि भाई इनपुट्स के बढ़ाने से आउटपुट कैसे बढ़ता है, इनपुट्स के घटाने से आउटपुट कैसे घटता है, इनपुट के लिए जो भी फैक्टर्स है और जो भी सामान आउटपुट बनाए हैं, इन दोनों के बीच फंक्शनल रिलेशन, इन दोनों के बीच फंक्शनल रिलेशन, इन दोनों के बीच टेक्निकल रिलेशन, यही कहलाता है मेरा आपका प्रोडक्शन फंक्शन। और
हमेशा प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है तो हमेशा इनपुट्स को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जितना अच्छा और एडवांस इनपुट्स होगा उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, आउटपुट होगा। जैसे अगर आपको मान लो कि मसाला पीसना है, और सपोज कर लो मसाला पीसने के लिए अगर मिक्सर ग्राइंडर नहीं रहता और हम लोग मसाला वो जो पत्थर का जो होता है सिल्लोड़ी, उससे अगर मसाला पीसेंगे तो टाइम लगेगा, और टाइम लगते लगते मसाला भी बहुत कम पिसाएगा। ठीक है, और इसी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, यही साधन को हटा देंगे और इसके जगह मशीन लाए, मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर लाए और मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस दिए, 2 मिनट में इतना सारा मसाला पीस के निकाल दिए। तो ये मेरा क्या आउटपुट बदला, आउटपुट पहले थोड़ा सा था, अभी आउटपुट ज्यादा हुआ। किसके वजह से, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के वजह से, मतलब ये जो इनपुट बदले इससे मेरा आउटपुट बदला। तो इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन को ही हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। वही चीज बोल रहा है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन टेल्स अस हाउ एंड व्हाट extent the size of production change with the change in inputs over a given period of time। एक निश्चित समय में कितना इनपुट को बदले जिससे उसका आउटपुट बढ़ेगा, कितना इनपुट कम करे जिससे उसका आउटपुट कम होगा, यही रिलेशन को प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग बोलते हैं। क्लियर। प्रोडक्शन फंक्शन का देखो फॉर्मूला होता है QX। QX का मतलब होता है गुड्स है X, और F मतलब प्रोडक्शन, और ये जो भी चीज प्रोडक्शन करने में यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज, जैसे रोटी बनाने में यूज किए थे आटा, बर्तन, चूल्हा, बेलन, चौकी, जो भी चीज यूज किए ये सब मेरा कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन। ABCDEFGH कितना भी प्रोडक्शन फंक्शन है, F याद रखना, ये होता है मेरा प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, उसी चीज को देखो यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू समझाए हैं। अकॉर्डिंग टू वाटसन, देखो वाटसन भी प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में कुछ बोले हैं, लेकिन ये जानना उतना मैंडेटरी नहीं है, हटा रहे। हाँ, नोट्स थोड़ा सा समझना है, नोट्स थोड़ा सा समझना है। नोट्स में लिखे हैं द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फार्म इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड है प्रोडक्शन के टेक्नोलॉजी पे, कि आप किस तरीके से किन किन चीजों से आप प्रोडक्शन करोगे। एंड नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, याद रखना ये कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है वो आपका वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है वो, ठीक है, चॉइस होता है वो। ए फार्म सेल चूज द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ विच कैन बी प्रोड्यूस गुड्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट बाय मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अवेलेबल टू इट। ये बताता है कि कितना अधिक से अधिक इनपुट को लगा के कितना अधिक से अधिक आउटपुट किया जा सकता है, ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो स्टेट द प्रोडक्शन, स्टेट द एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन करके एक बार आप प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ लेना। हम जो भी प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में चिल्ला चिल्ला के बोले यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। हाँ, कुछ कुछ चीज यहाँ पे आपको मिलेगा। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ये सब हम अभी आने वाले क्लासेस में बताएंगे, अभी बताएंगे आगे ये सब। इसके बाद हम लोग आते हैं ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ये सब बस बुक में था इसलिए हम आप लोगों को पढ़ा दिए। स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसको लिख लेना, एक बार इसको पढ़ लेना, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। हाँ, ये हमको आप लोगों को समझाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इनपुट यूज करते हैं ना, वो इनपुट 2 तरीके का होता है। ठीक, एक होता है हम लोगों का शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, एक होता है लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। यानी लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है अगर हमको छोटा समय के लिए प्रोडक्शन करना है, इस समय के लिए छोटा समय के लिए प्रोडक्शन करना है, तो कौन कौन सा हम लोगों का प्रोडक्शन का फैक्टर होगा, कौन कौन सा इनपुट होगा। और अगर लंबे समय के लिए प्रोडक्शन करना है तो उस समय के लिए कौन कौन सा हम लोगों का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। ठीक है, देखो इसी चीज को थोड़ा सा अभी बस इसको हम बस लिखवाए हैं, इसको बस लिख लो, हम आगे इसको अभी डिस्कस करेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखे हैं, यहाँ देखो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। थोड़ा मतलब समझ लो। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन सच प्रोडक्शन फंक्शन विच कंटेंट बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। याद रखना, हम आपको क्या समझा रहे हैं वो समझना। अगर हम लोग कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, किस चीज के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें से कुछ कुछ चीज हम लोगों के लिए फिक्स्ड होगा, यानी जिस चीजों को हम बदलेंगे नहीं, और कुछ कुछ चीज हम लोगों के लिए वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल। अगर हम 1 साल से कम समय के लिए प्रोडक्शन करना चाहते हैं
तो प्रोडक्शन के लिए जितना भी फैक्टर्स को हम यूज कर रहे हैं उसमें से कुछ कुछ मेरा फिक्स्ड होगा और कुछ कुछ मेरे लिए वेरिएबल होगा, यानी कुछ चीजों में हम बदलाव नहीं करेंगे और कुछ कुछ चीजों में हम बदलाव करेंगे। और अगर हमको लंबे समय के लिए प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी फैक्टर को हम यूज कर रहे हैं वो सारा का सारा फैक्टर वेरिएबल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जिसको हम अपने नीड्स के हिसाब से बदल सके। जैसे एक समझा रहे, एक चीज समझना, अगर मान लो हम 2 महीना के लिए, सपोज कर लो 2 महीना पूरा एकदम गर्मी पड़ता है, 2 महीना हम ये 2 महीना आम का जूस बेचना चाहते हैं, पूरा गर्मी पड़ता है एकदम मार पसीना ऐसे आम का जूस बेचना चाहते हैं, तो क्या आम का जूस बेचने के लिए क्या हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? नहीं। क्या करेंगे? आम का जूस के लिए एक आम का जूस का ग्राइंडर ले लेंगे जिसमें आम जूस पीस सके, जूसर ले लेंगे, और आम जूस रखने के लिए वो जो येलो कलर का या रेड कलर का जो डब्बा आता है वो ले लेंगे। एक जगह तंबू गाड़ देंगे मस और आम पीसेंगे और बर्फ उरफ लेकर के उसमें डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे मेरा सेल होते जाएगा हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आम जूस के लिए, जैसे एक आम जूस का गिलास खत्म हो गया दूसरा गिलास लाएंगे, आम खत्म हो गया और आम लेके आएंगे, बर्फ खत्म हो गया तो बर्फ लेकर के आएंगे, इन सब चीजों को चेंज करेंगे। लेकिन अगर मान लो वो जो आम जूस बनाने के लिए जो मिक्सर ग्राइंडर था वो जूसर, क्या जूसर को चेंज करेंगे हम? अरे भाई 2 महीना बिजनेस करना है, अगर जूसर चेंज कर देंगे 3-4 हजार का तो कमाएंगे क्या? क्या वो आम रखने वाला वो जो बर्तन था, क्या हम वो बर्तन नया खरीदेंगे? नहीं भाई, उसी में अगर 6-7 हजार चला गया तो पैसा कहां से कमाएंगे हम? समझ में आ रहा है? तो कुछ चीजों को स्थिर रखेंगे, उसको नहीं बदलेंगे, और बाकी जो जरूरत का कुछ कुछ चीज होगा उसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको लंबे समय तक का बिजनेस चलाना है तो लंबे समय तक के लिए जितना भी मेरा वेरिएबल होगा हमको उन सारे वेरिएबल्स को चेंज करना होगा, हम उन सबको चेंज करेंगे। हम कभी भी उसको कांस्टेंट नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको लंबे समय तक चलना है तो हम अपने नीड्स के हिसाब से उन सब चीजों में बदलाव करते जाएंगे। जैसे अगर हम वो दूध अगर हम वो आम का दुकान ना करके, आम का दुकान हटा के उसके जगह एक होटल खोलना चाहते हैं लंबे समय के लिए कि भाई यही होटल मेरा परमानेंट रहे, तो हम उसमें चेंजेस करते जाएंगे। समय समय पे होटल में पेंटिंग उंटिंग कराना, फर्नीचर को चेंज कराना, या तो फिर थोड़ा होटल का रेनोवेशन करवाना, फर्नीचर नया लगवाना, नया नया सामान लोगों को खिलाना, ये सारा चीज चेंज करते जाएंगे, ठीक है। याद रखना, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में जितना भी फैक्टर्स होता है वो फिक्स्ड और वेरिएबल्स दोनों हो सकता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में प्रोडक्शन का सभी फैक्टर यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? वेरिएबल होता है, ठीक है। यही चीज हम आप लोगों को नीचे यहाँ पे समझाए है, यही चीज यहाँ पे बोला था शॉर्ट टर्म में सच प्रोडक्शन फंक्शन विच कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। और यहाँ देखो लॉन्ग टर्म में क्या होता है? सच प्रोडक्शन फंक्शन इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल। यहाँ सिर्फ वेरिएबल होता है और यहाँ वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों होता है। समझ में? अब इनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग लॉन्ग पीरियड में आगे बढ़ेंगे। पहले शॉर्ट पीरियड फंक्शन को हम लोग डिटेल में अभी खत्म करेंगे। देखो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में वही होता है जो अभी हम आप लोगों को बताएं, ठीक है। कुछ फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे और कुछ फैक्टर को चेंज करेंगे, वही चीज लिखा है यहाँ पे। अगर आपको पढ़ना है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, तो देखो वही लिखे यहाँ पे सब चीज, जहां पे प्रोडक्शन का कुछ फैक्टर्स को चेंज करते हैं और कुछ फैक्टर को कॉस्ट को आपका स्टेबल रखते हैं, फिक्स रखते हैं, वही होता है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, हम जो अभी समझाएं वही चीज है, ठीक है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, देखो मीनिंग, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब जिसमें प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर यानी कि जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारा चीज मेरा क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। हम अपने हिसाब से उन सभी चीजों में चेंजेस कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं। पढ़ लेना दोनों का मतलब, ठीक है। ये भी उसी का पार्ट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग लॉ ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती से मेरा लॉ ऑफ प्रोडक्शन गलती से यहाँ हिंदी वाला ही रह गया। अच्छा ठीक है, चलो आप लोग इंग्लिश में देख लेना। लॉ ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन करने का नियम। क्या करने का? प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन करने का भी वही है, 2 नियम है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं या नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए। आप लोग इंग्लिश में देखना, हिंदी में नहीं देखना, ठीक है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन मतलब होता है प्रोडक्शन करने का नियम। भाई प्रोडक्शन करने का 2 ही नियम है, या तो छोटा समय के लिए प्रोडक्शन करेंगे या तो फिर लंबे समय के लिए प्रोडक्शन करेंगे। अगर हम लोग छोटा समय के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिटर्न टू ए फैक्टर।
क्या बोलते हैं, रिटर्न टू ए फैक्टर। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल। अब इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है और रिटर्न टू स्केल क्या होता है, यानी एक साधन के प्रतिफल का नियम और पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या होता है। देखो क्या होता है, रिटर्न टू फैक्टर मतलब वही चीज है, वेरिएबल। वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इन शॉर्ट पीरियड इज लो रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न। अगर हमको छोटा समय के लिए प्रोडक्शन करना है, शॉर्ट टर्म के लिए प्रोडक्शन करना है, तो हम लोग उसी को बोलते हैं आपका, उसी को बोलते हैं हम लोग रिटर्न टू ए फैक्टर। और अगर लंबे समय के लिए प्रोडक्शन करना है, लंबे समय के लिए प्रोडक्शन करना है, तो उसी को बोलते हैं रिटर्न टू ए स्केल। अब इन दोनों का मतलब हम लोग पहले डिटेल में समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहला, द लॉ ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ इसको अच्छा से समझना। रिटर्न टू ए फैक्टर बोलो या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोलो, होता क्या है इसका मतलब। व्हेन ए फार्म इन शॉर्ट, अगर एक फार्म कम समय में रन कीप्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन फिक्स्ड एंड रिमेनिंग आर वेरिएबल, यानी अगर कोई भी अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें से कोई एक फैक्टर को स्टेबल रखता है, यानी एक फैक्टर में चेंजेस नहीं करता है, और उसके अलावा जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उन सब में क्या लाता है, चेंज कर देता है, तो इसी को बोलते हैं रिटर्न टू ए फैक्टर। शॉर्ट टर्म के लिए है ना, तो शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स्ड भी रहेगा, अभी नहीं समझाए थे, शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स्ड भी रहेगा और शॉर्ट टर्म के लिए चेंज यानी कि वेरिएबल भी रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या रिटर्न टू ए फैक्टर, साधन के प्रतिफल का नियम। साधन चेंज हो रहा है, क्या सेंस, लॉ ऑफ फैक्टर, यानी अगर अभी तक नहीं समझे ना तो समझ लो, प्रोडक्शन करने का दो नियम, एक इनपुट पे लागू होता है, एक नियम किस पे लागू होगा, इनपुट पे, और एक नियम लागू होगा आपका आउटपुट पे। जो नियम इनपुट पे लागू होगा उसी को बोलते हैं रिटर्न टू ए फैक्टर। जो इनपुट पे लागू होगा जो नियम, उसी को बोलते हैं रिटर्न टू ए फैक्टर। और जो आउटपुट पे यानी प्रोडक्ट पे लागू होगा उसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। प्रोडक्ट पे रिटर्न टू स्केल, किस पे लागू होगा, ये प्रोडक्ट पे लागू होगा, किस पे, प्रोडक्ट पे ये नियम लागू होगा। यानी प्रोडक्शन करने का जो इनपुट है, इनपुट पे जो नियम लागू होगा वो होता है रिटर्न टू ए फैक्टर, ठीक। और जो आउटपुट है, जो आउटपुट पे जो नियम लागू होगा वो कहलाता है रिटर्न टू स्केल। आउटपुट पे, पैमाने पे, क्वांटिटी पे, प्रोडक्शन पे, ठीक है, और ये इनपुट पे, ठीक है। चलो अब देखो, देयर आर 3 लॉ ऑफ रिटर्न। देखो जो प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग जो इनपुट यूज करते हैं, इनपुट यूज करने का भी दो, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर या जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न भी बोल सकते हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर यानी कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। अब हमको बताओ, देयर आर 3 लॉ ऑफ रिटर्न। रिटर्न मतलब हम बताएं ना भाई साहब, इनपुट, इनपुट बताए ना अभी आप लोगों को, फैक्टर का मतलब इनपुट। इंक्रीज हो रहा है, देखो इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, इनपुट को कांस्टेंट रखे हैं और यहां इनपुट को डिक्रीज कर रहे हैं, यही चीज है ना। इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, इनपुट को कांस्टेंट रखे हैं, इनपुट को डिक्रीज कर रहे हैं। अब देखो इन सब का मतलब पहले समझो, इंक्रीज रिटर्न टू ए फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। देखो एक बार में समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। देखो वेरी सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में कहें तो, व्हेन ए प्रोड्यूसर इंक्रीजेज ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय कीपिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट, यानी अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए एक चीज को कांस्टेंट रखा है और बाकी सब चीजों को इंक्रीज कर दिया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन दैट कम फ्रॉम द कोल्ड द इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। यानी कि सिंपल बात है, इनपुट करने के लिए जितना भी चीज है उसको बढ़ा रहे हैं, इनपुट करने का जितना भी चीज है, जितना भी इनपुट है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, वही कहलाता है इंक्रीजिंग फैक्टर या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। देखो यही चीज को यहाँ पे समझाए हैं, देखो देख के समझ में आ जाएगा। यहाँ एल का मतलब लेबर है, वेरिएबल्स है, देखो लेबल्स बढ़ रहा है। देखो यहाँ टोटल प्रोडक्ट यहाँ 40 है, देखो मार्जिनल टोटल प्रोडक्ट 4 है, एवरेज प्रोडक्ट भी 4 है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी 4 है। देखो एक चीज कांस्टेंट है कांस्टेंट, और इसके अलावे बाकी जितना भी चीज है, देखो ये क्वांटिटी बढ़ते गया, तो क्वांटिटी के बढ़ने से देखो टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ गया, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ गया, और ये देखो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ गया। एक चीज कांस्टेंट है, 4 4 4 4 4 कांस्टेंट है और बाकी सब में चेंजेस कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे क्या होगा, यहाँ पे
यहाँ पे जो मेरा होगा मार्जिनल प्रोडक्ट देखो ज्यादा है किससे, एवरेज प्रोडक्ट से, तो ये इस तरीके से बन जाएगा ऊपर, ये जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा होगा मेरा किससे, एवरेज प्रोडक्ट से। इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। आया समझ में? ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग फैक्टर, माफ करना, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग फैक्टर इसी को बोलेंगे। ठीक है, देखो वही चीज अभी जो हम बताएं, देखो वही चीज को यहाँ पे टेबल के हेल्प से यहाँ पे बता दिए हैं। अब आते हैं कांस्टेंट लो, कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर या लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर, इसमें क्या होगा, जो प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इनपुट है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा, इनपुट को स्टेबल रखेगा। पहला में इनपुट को बढ़ा दिया था, दूसरा में इनपुट को स्टेबल रखेगा, यानी इनपुट को सेम रखेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। देखो वही बोल रहा है, constant return refer to the refer to conditions in which marginal productivity does not increases by using units other than variable means, that is here both marginal product MP and average product AP are equal to each other, यानी यहाँ एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज, एक मिनट, यानी कि ये मेरा बराबर होगा, यानी कि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, अरे क्या हो रहा है भाई, एवरेज प्रोडक्ट बराबर होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट फैक्टर है हम लोग का। इसी चीज को देखो यहाँ पे ग्राफ से यहाँ पे देख लो, अगर समझना है तो समझ लेना। देखो एवरेज प्रोडक्ट भी देखो 30 है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी देखो 30 है, वो बढ़ रहा है। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा क्या है, सेम है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट और मेरा एवरेज प्रोडक्ट दोनों क्या है, सेम है। आया समझ में? ठीक है, देखिए अब देखिएगा आगे, इसी चीज को अगर आपको ग्राफ से समझना है तो आप इसको समझ सकते हो। देखो वही ग्राफ है, हो गया। ठीक है, कांस्टेंट है वेरिएबल, और ये देखो लास्ट में होता है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब भाई उल्टा, डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है, उल्टा, यहाँ पे घट जाता है। एवरेज यहाँ पे क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है। देखो कहीं पे लिखा होगा, देखो डिक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, यही चीज होता है मेरा। इन सिचुएशन समझ में आ गया ना? इसको बस स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। बस ये बुक में था, बस इसीलिए हम आपको ये चीज बता दिए, बस बुक में था इसलिए बताए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसको करने का वैसे। हाँ, इसके बाद बिलीव्स इन आपका जेंसिस डेप्रिसिएशन रूल, ये रूल पढ़ना है ना, ये रूल को छोड़ दो, नहीं पढ़ना, इसको छोड़ दो, इस रूल को मत पढ़ना। 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न, देखो अभी हम लोग 3 स्टेजेस पढ़े थे ना, कितने स्टेजेस को पढ़े, 3 स्टेजेस को पढ़े ना। पहला स्टेजेस में क्या पढ़े थे, पहले स्टेजेस में इंक्रीजिंग पढ़े थे, दूसरा में कांस्टेंट पढ़े थे, और तीसरा में डिक्रीज पढ़े थे। देखो इन सबको यही साथ एक बार में समरी से समझा रहे हैं। यहां देखो 6, 10, 14 यहां तक देखो ये बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग है, ये चेंजेबल पॉइंट है मेरा। और देखो यहां से लेकर के यहां तक 0 तक देखो घट रहा है, डिक्रीज है। और देखो ये कहां चला गया, ये नेगेटिव में चला गया। तो हो गया ना 3 सिचुएशन, ये इंक्रीजिंग हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और ये डिक्रीजिंग हो गया। ये इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग फैक्टर, ये हो गया कांस्टेंट फैक्टर, और ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का डिक्रीजिंग फैक्टर। 3 सिचुएशन देख लो, इंक्रीजिंग हो रहा है, यहां से पॉइंट बदल रहा है, ये हम लोग का डिक्रीजिंग हो रहा है 0 तक, 10 से 0 तक, और ये -4 और -6 नेगेटिव में चला गया। तो यही तो 3 सिचुएशन अभी हम लोग पढ़े थे ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। आया समझ में? लिख लिए, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको ले लिए। देखो इसी चीज को यहाँ पे समझाए हैं, इसी चीज को देखो यहाँ पे लिख करके भी समझा दिए हैं। देखो फर्स्ट सिचुएशन प्रेजेंट द इंक्रीजिंग रिवॉर्ड प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को बताता है, दूसरा डिक्रीजिंग को बताता है, और लास्ट में नेगेटिव को बताता है। ठीक है, हाँ एक चीज इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना, अगर कभी क्वेश्चन में पूछेगा, एक जो आइडल प्रोड्यूसर होता है वो प्रोडक्शन के किस स्टेज में प्रोडक्शन करेगा, वो स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, या थर्ड स्टेज में, यानी 3 स्टेज है ना भाई, पहला स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंड स्टेज। तो याद रखना एक प्रोड्यूसर हमेशा सेकेंड स्टेज में प्रोडक्शन करना पसंद करेगा, किसमें, सेकेंड स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू में कई बार पूछा है, किसमें प्रोडक्शन करना पसंद करेगा, सेकेंड स्टेज में। क्यों सर, सेकेंड स्टेज में इसलिए प्रोडक्शन करना चाहेगा क्योंकि वहां उसका एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा होगा, एवरेज प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो ये सारा चीज हम लोग अब तक किसके बारे में पढ़े, शॉर्ट लॉन्ग, मतलब ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़े, और शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में जितना भी शॉर्ट टर्म वेरिएबल्स था उन सबको पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म में, किसमें आते हैं, लॉन्ग टर्म में।
लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को ही क्या बोला जाता है? रिटर्न टू स्केल। शॉर्ट टर्म को बोला जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। अब इसका मतलब समझना ध्यान से। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में भी जैसे शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में तीन चीज था, इंक्रीजिंग था, कांस्टेंट था, डिक्रीज था, लॉन्ग टर्म में भी सेम रहेगा। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है जहां प्रोडक्शन करते हैं उसका कुछ इनपुट्स को हम लोग कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन मतलब इनपुट जितना भी होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जितना भी होगा वो सब चेंजेबल होगा। लॉन्ग टर्म में सारे चीजों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। वही चीज के बारे में पहले यहाँ पे मीनिंग लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें भी तीन सिचुएशन होगा, तीन सिचुएशन होगा। एक इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरा स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है वो कॉमन है, सिमिलर है, और तीसरा होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जैसे वहां तीन सिचुएशन था शॉर्ट टर्म में, वैसे ही लॉन्ग टर्म में यानी कि रिटर्न टू स्केल में भी तीन सिचुएशन होगा। अब इन तीनों को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे जैसे वहां पढ़े थे। देखो सेम वहां जो हम बताए थे सेम यही चीज देखो मेरा यहां भी है, सेम वही तीन चीज यहां भी है। देखो रिटर्न टू स्केल होता है इंक्रीजिंग, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है डिक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिक्रीजिंग। यहाँ पे उन सब का मीनिंग लिखे हैं। अगर एक बार में आपको समझना है तो इसको आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं तो अभी हम इसको आप लोगों को बारीकी से इन सब का मतलब हम अभी समझा रहे हैं। देखो सबसे पहले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है? तीन सिचुएशन होता है बोले ना। सबसे पहले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है? देखो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब सिंपल सा बात है, एकदम अच्छे से समझना, एक बार में समझ जाओगे। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब होता है कि हम लोग सपोज कर लो कि तीन सिचुएशन समझाते हैं। अगर मान लो प्रोडक्शन करने का जो भी फैक्टर है उसको जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जितना परसेंटेज बढ़ाएं उससे ज्यादा में इसका प्रोडक्शन बढ़ गया तो ये कहलाता है इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। और अगर जितना में हम लोग इनपुट को बढ़ाएं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जितना बढ़ाएं उतना में ही मेरा आउटपुट यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल। और अगर जितना में हम लोग इनपुट को बढ़ाएं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जितना बढ़ाएं उससे कम हो गया, उससे कम में प्रोडक्शन घट रहा है तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग मतलब जितना आउटपुट लगाए, मतलब थोड़ा सा इनपुट बढ़ाए जिसकी वजह से आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो यही कहलाता है हम लोगों का इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और जितना इनपुट बढ़ाए उतना ही आउटपुट बढ़ा तो यह होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और अगर जितना इनपुट बढ़ाए उससे कम आउटपुट बढ़ रहा है, उससे कम हो गया आउटपुट तो इसको बोलेंगे हम लोग डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तीन सिचुएशन, ठीक है। तो उसमें से पहला सिचुएशन जो हम लोगों का है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, देखो उसका मतलब वही बोल रहे हैं when the means of production are increased in a certain proportion but the quantity of production increases in greater proportion then that it is called the law of increasing return or increment return to scale, ठीक है। देखो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स इफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन का जितना भी साधन है आर इंक्रीज्ड बाय के परसेंट, बस हम ये नंबर समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर मान लो के परसेंट से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएं लेकिन इससे इसका आउटपुट इससे ज्यादा बढ़ा बट इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बाय मोर देन के परसेंट, ये के परसेंट से ज्यादा बढ़ा। जितना इनपुट बनाए जितना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उससे ज्यादा आउटपुट हो गया, इससे ज्यादा क्या हो गया, इसका आउटपुट हो गया, इससे ज्यादा इसका आउटपुट हो गया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। थोड़ा सा इनपुट बढ़ाए लेकिन इनपुट के मुकाबले आउटपुट ज्यादा बढ़ गया, यह होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। देखो इसी चीज को एक फॉर्मूला के थ्रू यहां पे समझा दिए हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब परपोनेंट चेंज इंक्रीज इन प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा होगा इन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज परपोनेंट इंक्रीज, यानी परपोनेंट इंक्रीज इन रिसोर्सेज जो इनपुट है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उससे ज्यादा मात्रा में उसका आउटपुट बढ़ा। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज बाय 10%, यानी जो मेरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये हम लोगों का 10% इंक्रीज हुआ लेकिन इससे ज्यादा में इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ के 11% हो गया या इसका प्रोडक्शन 12% हो गया, मतलब जितना इनपुट लगाएं उससे ज्यादा हो, ये होता है, ठीक है। अब अगर इसी को हमको ग्राफ से अगर समझाना है तो इस तरीके से हम लोग इसको समझा सकते हैं। पहले अगर प्रोडक्शन इतना था, ये इसका लेबर है, लेबर अगर थोड़ा सा बढ़ा तो इसके मुकाबले इसका आउटपुट ज्यादा बढ़ा, लेबर थोड़ा सा बढ़ा लेकिन इसका मुकाबले इसका आउटपुट क्या हुआ, ज्यादा बढ़ा। लेबर देखो मान लो अगर 10% बढ़ा
तो इसका आउटपुट मान लो 20% से बढ़ गया, ये होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, ग्राफ देख लो, अभी यही सेम ग्राफ आपको हम आगे समझाए हैं। ये देखो 10% देखो बड़ा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और लेकिन उससे उसका आउटपुट कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया, तो ज्यादा आउटपुट बढ़ा, यही कहलाता है हम लोगों का इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक, अब दूसरा सिचुएशन में लो ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वेरी सिंपल, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, हम समझा दे रहे हैं। अगर मान लो इनपुट में k% चेंज आया, यानी इनपुट को k% इंक्रीज किए, तो उसका प्रोडक्शन में भी k% इंक्रीज हुआ। यानी अगर 10% प्रोडक्शन का फैक्टर इंक्रीज किए हैं तो 10% में प्रोडक्शन बढ़ा। अगर 20% में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाए हैं तो 20% ही इसका आउटपुट बढ़ेगा, यही होता है। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, हम समझा दे रहे, चिल्ला चिल्ला के मेरा गर्दन थक गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लो, सेम यही फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसको ग्राफ से दिखाना है तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, यहां जितना बड़ा यहां भी इतना ही बड़ा। यहां मान लो ये 10% बड़ा, तो यहां भी ये बड़ा है, सिर्फ यहां भी ये बड़ा है आपका 10% ही, ये होता है। ठीक है, देखो समझा दे रहे हैं यहां भी। अगर मान लो कि प्रोडक्शन का इनपुट 10% से बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्शन भी 10% से बढ़ रहा है, या अगर प्रोडक्शन का इनपुट को 10% कम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी 10% कम हो रहा है। 10% इनपुट बढ़ेगा, 10% प्रोडक्शन बढ़ेगा, 10% इनपुट घटेगा तो 10% आउटपुट भी घटेगा, यही चीज होता है। ठीक है, इसी चीज को देखो ग्राफ से समझाना है। देखो दोनों बराबर है, 10% 10% है ना, बराबर। ठीक, और तीसरा होता है डिक्रीजिंग। भाई डिक्रीजिंग का मतलब भी सिंपल है, अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मान लो 10% इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले जो उसका आउटपुट है इससे कम बढ़ रहा है, आउटपुट हो गया, सपोज कर लो आउटपुट हो गया 8% या आउटपुट हो गया 9%, इससे कम है, कम, जितना इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं उसके तुलना में उसका आउटपुट कम हो रहा है, उसका आउटपुट कम हो रहा है, यही चीज को बताए हैं। अगर मान लो k% इंक्रीज कर रहे हैं आपका इनपुट ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन उसका आउटपुट उससे कम हो रहा है, उसका आउटपुट उससे कम हो रहा है। ठीक है, उसका आउटपुट क्या हो रहा है, उससे कम हो रहा है। देखो यही चीज को यहाँ फॉर्मूला से भी समझाएं, प्रपोर्शन इंक्रीज इन प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है, लेकिन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसका क्या है, ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है। देखो यही चीज समझा रहे हैं, अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को 15% से बढ़ा दिए, 15%, लेकिन आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 10% ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों का कहलाता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू ए स्केल। ठीक है, इसी चीज को देखो ग्राफ से समझाना है तो उल्टा, पहला वाला जो इंक्रीजिंग था उसका उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। देखो देखो कॉस्ट बढ़ गया, इनपुट बढ़ गया 15%, लेकिन आउटपुट सिर्फ बढ़ रहा है 10%, तो ये होता है डिक्रीजिंग। समझ में आया, ये 3 सिचुएशन मेरा होता है रिटर्न टू स्केल का मतलब। रिटर्न टू स्केल क्या होता है, रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन जो ये बताता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन करना है तो आपको जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारा चीज क्या होगा, वो सारा चीज होगा आपका वेरिएबल, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। 3 तरीके से होगा, यानी कि अगर जितना आप इनपुट बढ़ाओगे उससे ज्यादा आउटपुट बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर जितना इनपुट बढ़ा रहे हो उतना ही क्वांटिटी में आउटपुट बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और जितना इनपुट बढ़ा रहे हो उससे कम हो रहा है आउटपुट तो बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अब देखो इन तीनों में, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस कर रहे हैं, किसमें किसमें, रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू कॉज। कॉज नहीं होता है, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर्स। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, देखो डिफरेंसेस भी एकदम सिंपल है इसका, हम जितना अभी मीनिंग समझाए हैं वही मीनिंग को यहाँ पे डिफरेंसेस में समझाए हैं। ठीक है, देखो डिफरेंसेस है, यहाँ लिखे हैं रिसोर्स, रिटर्न टू वेरिएबल और रिटर्न टू स्केल। मीनिंग, रिटर्न टू वेरिएबल का मतलब क्या बताए थे, प्रोडक्शन का कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा और बाकी सब क्या रहेगा, वेरिएबल। तो वही बोला, इन दिस शॉर्ट रन व्हेन वन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड एंड अदर मीन्स आर इंक्रीज, देन इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वन मीन्स रिटर्न, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और ये रिटर्न टू स्केल में द चेंज दैट इज मेड इन ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जहां सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल होगा, चेंज कर देना। टाइम पीरियड जो होता है ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इट इज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म, छोटा समय के लिए होता है, इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म, ये लंबे समय के लिए होता है। आगे स्टेट मतलब स्टेबल होना, इन दिस वन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन वन मीन्स इज फिक्स्ड एंड एवरीथिंग एल्स इज वेरिएबल। एक चीज फिक्स्ड होगा, बाकी सब वेरिएबल होगा। यहाँ पे सब का सब चीज वेरिएबल होगा, कोई भी यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा,
कोई भी चीज यहाँ स्टैटिक यानी कि स्टेबल कोई भी चीज यहाँ नहीं होगा। ठीक है, आगे एक दो और डिफरेंस है। पहला, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, हियर द स्केल ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि स्केल ऑफ प्रोडक्शन तो यहाँ होगा ना, स्केल मतलब होता है प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन को नहीं बताता, ये तो इनपुट को बताता है, ये बताता है प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन जो चेंज होगा इसको बताएगा। फैक्टर्स, ये फैक्टर्स को बताता है, ये फैक्टर्स को नहीं बताता है, क्योंकि फैक्टर्स ये प्रोडक्शन को नहीं बताएगा, प्रोडक्शन को ये बताएगा, ये फैक्टर्स को नहीं बताएगा, फैक्टर्स को ये बताएगा। समझ में आया? ये दोनों में डिफरेंसेस है। बस इससे ज्यादा इस चैप्टर में और पढ़ने लायक आपका कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में मोटा मोटी हम लोगों को सीखना था प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट जो तीन होता है, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, वो सीख गए हम लोग, उसको निकालने का तरीका सीख गए। साथ ही साथ हम लोग प्रोडक्शन करने का जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, फिक्स्ड प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और वेरिएबल, उसको पढ़ लिए और प्रोडक्शन का रूल सीख गए। प्रोडक्शन करने का दो रूल होता है, एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन होता है, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म को बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। इन दोनों में ही तीन तीन सिचुएशन होता है। रिटर्न टू फैक्टर में तीन सिचुएशन होता है, एक होता है हम लोगों का इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। रिटर्न टू स्केल में भी तीन चीज होता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न टू स्केल, जिसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। दूसरा होता है कांस्टेंट और तीसरा होता है डिक्रीजिंग। इन सारे का मतलब हम समझ गए और इन दोनों में मेन डिफरेंसेस को कर लिए। बस इतना ही इस चैप्टर में मोटा मोटी पढ़ना है। अगर आप इतना चीजों को पढ़ते हो, नोट्स बना करके रेडी रखते हो, तो इन्हीं से ही आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। अगर बिलीव ना हो तो हम जितना भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, जितना भी टॉपिक्स पढ़ाए, उन सारे टॉपिक्स को एक बार नोट डाउन कर लो। और अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का बुक है तो आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आंसर में जाना और क्वेश्चन आंसर में जाके आप कोई भी क्वेश्चन को उठा लेना। हर क्वेश्चन का आंसर आपको इसी नोट्स के अंदर से आप लोगों को मिल जाएगा। एक बार नोट्स बना लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ना और वैसे क्वेश्चन पढ़ना जो आपके बोर्ड में पहले पूछ चुका है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देख लेना, अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो तो जेक बोर्ड का क्वेश्चन देख लेना। आपको पता चल जाएगा जितना भी क्वेश्चन पूछा है, हर क्वेश्चन का आंसर आपका इसी नोट्स के अंदर हम आप लोगों को दे दिए हैं। बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और रिक्वेस्ट है हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएं वैसे वैसे आप लोग प्लीज नोट्स जरूर बनाते हुए चलना और सभी दोस्तों के बीच, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी स्टूडेंट के बीच वीडियो को शेयर कर दो। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप लोगों को भले ये चीज कम लगता है, लेकिन हिंदी का अलग नोट्स बनाओ, इंग्लिश का अलग नोट्स बनाओ, अच्छा से एक्सप्लेन करके समझाओ, सारा सब्जेक्ट पढ़ाओ, वो भी फ्री में, एक भी पैसा किसी से नहीं लेते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो इससे ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स तो हमको बोलते हैं कि सर छोड़ो ना, काहे आप फ्री में ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, इससे अच्छा है कि आप हम लोग के ऐप्स में आके पढ़ाओ, आपको यहाँ से पढ़ाने से बच्चा को पैसा मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, यहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग कर लोगे। लेकिन हम आप लोगों का सोच के उन लोगों को नहीं जाते हैं पढ़ाने, ताकि आप लोग का पढ़ाई लॉस ना हो, क्योंकि हमको पता है झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऊपर डिपेंड है। तो भाई अगर आप लोग, हम आपके लिए उतना कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होगा उतना ज्यादा हमको अच्छा लगेगा, हमको लगेगा हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है और आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हो, तब ना पढ़ाने में मजा आएगा। नहीं तो लास्ट में क्या होगा यार, हम भी डिमोटिवेट होकर के छोड़ देंगे, फिर वहीं जाके पढ़ाएंगे जहां हमको पैसा मिलता है। ठीक है, तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, बाय, टेक केयर।